नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। पहले हम देखते हैं कि कल हमने गणित की कक्षा में क्या क्या पढ़ा था। कल की कक्षा में हमने पढ़ा था घात रूप में आधार और घात को पहचानना। दूसरा हमने सीखा था पॉइंट संख्याओं को घात रूप में लिखना, और तीसरा सीखा था ऋणात्मक आधार और समघात होने पर परिणाम हमेशा हमारा धनात्मक आता है, और चौथा बिंदु सीखा था ऋणात्मक आधार और विषम घात होने पर परिणाम हमेशा हमारा ऋणात्मक आता है। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ऋणात्मक अगर हमारा आधार है तो और समघात है तो परिणाम हमेशा धनात्मक आएगा, और ऋणात्मक आधार है और विषम घात है तो परिणाम हमेशा ऋणात्मक आता है। तो इसे आप भूलेंगे नहीं और याद रखेंगे आगे के लिए भी। दूसरा हमारा अब सीखते हैं हम एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं में गुणा करना। यहाँ हमारा उदाहरण है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। 2 की घात 3, 2 की घात 3 को हम गुणन के रूप में लिखते हैं। यह आएगा हमारा 2 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2। और 2 की घात 4 को अगर हम गुणा के रूप में लिखते हैं, यह आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार हो गया। अब हम इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 बराबर, पहले जो 3 के गुणन है उनको लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं 2 की घात 4 के जो गुणन है हमारे, ये कितनी बार आए हैं हमारे, 4 बार आए हैं। तो इन्हें हम लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर हम इनकी देखते हैं ये कितनी बार हो गए सारे मिलाकर, ये हमारे हो गए 2 की घात 7 बार। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं हम कि अगर हमारा आधार समान है और घात हमारी अलग अलग होती है तो गुणा करने पर हमारी घातें जुड़ जाती हैं। 3 और 4 जुड़ गए और हमारा उत्तर आ गया 7। और यही आपका घात का पहला नियम है जो आपकी बुक में दिया गया है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 बराबर 2, और कोष्टक में लिख देंगे 3 + 4, और ये आ गया आपका बराबर 2 की घात 7। ये आपका इसका आंसर हो गया। इसी आधार पर हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें है हमारा 7 की घात 5 और 7 की घात 7। इन दोनों में भी हमारा आधार समान है जबकि हमारी घातें अलग अलग हैं। क्लियर हो गया। तो इस सवाल को भी हम इसी की तरीके से करेंगे। 7 की घात 5, इसके हम को गुणन के रूप में लिख लेते हैं। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7, ये हो गए हमारे 5 बार, 1 2 3 4 5। और फिर दूसरा जो 7 की घात 7 है इसे गुणा के रूप में लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे 7 बार। ये हो गया 2 3 4 5 6, और ये हो गया हमारा 7 बार। और फिर हम इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। 7 की घात 5 गुणा 7 की घात 7 बराबर, पहले हम 7 बार लिख लेते हैं इसको, 5 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 और 2 5, 3 4 और 1 5। और फिर नीचे वाली जो संख्या आई वो कितनी बार आएगी, 7 बार, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया हमारा 7 बार। तो गिन लेते हैं हम इसको, 5 ये थे और 7 ये हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गुणा करने पर हमने पहले बताया आपको, हम पहले उदाहरण से सीख चुके हैं कि गुणा करने में हमारी घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर भी हमारी घातें जुड़ गई हैं, और हम इसे लिखेंगे 7 ब्रैकेट में लिखेंगे 5 + 7 बराबर 7 की घात 12। तो ये नियम आपको क्लियर हो गया। ये हमारा घात का पहला नियम था कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अब हम इसी क्रम में दूसरा नियम देखते हैं, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का भाग। इसमें हमारा आधार क्या है,
5 की घात 5 और 5 की घात 3, इन दोनों में आधार क्या है? 5। यानी कि यहाँ पर भी हमारा आधार दोनों में समान है और घातें कैसी हैं? हमारी घातें इसमें अलग अलग हैं। इसमें हम भाग कैसे करेंगे? 5 की घात, इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। इसको हम लिखते हैं 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3 भी हम लिख सकते हैं। 5 की घात 5 को लिखने के लिए इसके हम गुणन के रूप में लिखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हम इसे 5 की घात 3 को भी गुणन के रूप में लिख लें 5 गुणा 5 गुणा 5। ऊपर 5 बार हो गए और नीचे हो गया हमारा 3 बार। भाग में हम क्या करते हैं? जो संख्या नीचे से ऊपर हम काट सकते हैं उन्हें काट लेते हैं जो बराबर होती है। इस वाले 5 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारी संख्या अब क्या बचती है? 5 की घात 2। हमारी संख्या यहाँ पे क्या हो गई? घट गई है। पहले हमारी 5 की घात थी 5, 5 की घात 3, लेकिन अब हमारे उत्तर में जो आया है वो आया है 5 की घात 2। तो इस निष्कर्ष पे हम कह सकते हैं कि भाग करने पर जो हमारा आधार समान हो और घातें अलग अलग होती हैं और उनमें हम भाग की क्रिया करते हैं तो भाग करने पर हमारी घातें घट जाती हैं। और इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 5 बटे 5 की घात 3 बराबर 5, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 5 माइनस 3 बराबर 5 की घात 2। और ये हो गया हमारा घात का दूसरा नियम। पहला नियम था कि एक आधार वाली घातीय संख्याओं में गुणा, और दूसरा नियम आ गया हमारा एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं में भाग। और ये है हमारा उसका निष्कर्ष कि इस प्रश्न जो हमने सबसे पहले प्रश्न किया था उसमें गुणा करने पर 2 की घात 7 आता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समान आधार वाली घातीय संख्याओं में गुणा करने पर घातें हमारी जुड़ जाती हैं और इसे हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं a की घात m गुणा a की घात n। दोनों में आधार समान है और घात अलग अलग है और a की घात आएगी हमारी m प्लस n, यानी कि हमारी घातें जुड़ गई। और जो दूसरा नियम पढ़ा था, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं में भाग करने पर घातें हमारी घट जाती हैं और इसे हम संकेत में लिखते हैं a की घात m भाग करते हैं a की घात n से, तो हमारा जो उत्तर आता है वो आता है a की घात m माइनस n। तो ये दोनों नियम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा तीसरा नियम क्या है घात का। किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना। तो घात वाली संख्या हमारी कौन सी है? 5 की घात 3। और इस पर जो इसका 5 की घात 3 की जो घात है वो है 4। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो इस संख्या को हम कैसे हल करते हैं? 5 की घात 3 है और 5 की घात 3 की भी घात कितनी है? 4। तो इसमें हमारा आधार हो गया 5 की घात 3। 5 की घात 3 को हम कितनी बार लिखेंगे? 4 बार। 5 की घात 3, पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं एक बार। पाँच की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। तो इसमें हमारा आधार था 5 की घात 3। अब ये पुराना जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था उस आधार पर देखिए, ये 5 है और इसकी घात है 3। अब हमें इसे भी जो है कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो लिखिए इसको 5 गुणा 5 गुणा 5, ये इसका हो गया। अब हम इसको लिखते हैं, इसको भी 3 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इस वाले 5 की घात 3 के हम जो है गुणन के रूप में लिखते हैं इसको, तो ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5। और अब इस 5 की घात 3 को भी अगर हम लिखते हैं
तो ये आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5। ये एक इसका हो गया, ये दूसरे वाले का हो गया, ये तीसरे का और ये चौथे का। तो टोटल हमारा आ गया, कितना आ गया? 5 की घात 12। कितना आ गया? 5 की घात 12। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करते हैं अगर हम, तो उनकी घातों में गुणा हो जाती है। तो यहाँ घात 3 थी और यहाँ घात 4 थी, दोनों के आपस में गुणा होकर हमारा उत्तर आ गया 5 की घात 12। तो इससे हमने यही सीखा, किसी घात वाली संख्या को हल करने पर घातों में गुणा हो जाती है, और इसे हम संकेत में लिखते हैं a की घात m, पूरे का घात हो गया n, और अगर इसकी हमने गुणा करी तो ये हो गया a, घातों में आपस में गुणा होके हो गया m गुणा n। ये था आपके घात का नियम नंबर 3। इसमें नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या है? पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। पहले जो हमने पढ़ा उसमें आधार हमारा समान था, लेकिन यहाँ पर क्या है? आधार हमारे अलग अलग है और घात क्या है? घात हमारी समान है। इसमें एक उदाहरण हमने लिया है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4। तो 2 की घात 4, इसे अब हम हल करते हैं जैसे हमने पहले हल किए सवाल को उसी तरीके से हल करना है। तो 2 की घात 4 में कितना आएगा? 2 की घात 4 बराबर हो गया आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और दूसरा हो गया 3 की घात 4। इसे हल करते हैं तो यह आएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये भी 4 बार है और ये भी 4 बार है। तो इसके हम बना लेंगे जोड़े। जोड़े कैसे बनेंगे आपके इसके? ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा, और इसकी घात समान है तो इस पे घात लग जाएगी 4। क्लियर हो गया ये? तो इसका आंसर आपका आ गया 3 दूनी 6, 6 की घात 4। तो अगर हमारा पृथक आधार है लेकिन समान घात वाली संख्या है तो हम इसमें आधार में गुणा कर देते हैं और इसके घात में और इसकी घात एक बार ले लेते हैं। इसी क्रम में दूसरा है पृथक आधार। पहले भी आधार अलग था और अब भी हमारा आधार अलग है, लेकिन हमारी घातें क्या हैं? समान है, और इसमें हमें करना है भाग की क्रिया। तो हम इसे भाग की क्रिया कैसे करेंगे? 8 की घात है इसमें 5, तो हम 8 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, और ये हमारी जो है भाग हो रहा है तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 9 की घात 5। तो ये बराबर हो गया हमारा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। इसमें भी हम देखें तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? जोड़े बन गए। 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 8/9, और इसकी घात एक बार लिख देंगे तो ये आ जाएगा 5। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो हमने इसके 2 चीज़ सीख ली, पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का गुणा सीखा, और पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं में भाग करना भी हमने सीख लिया है। तो हमने जो 2 नियम सीखे हैं पीछे, उसके आधार पर इसकी क्या परिभाषा बनती है? पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं में गुणा करने पर आधार में गुणा करके घात हमारी वही रहती है, और इसे हम संकेत के रूप में लिख सकते हैं a की घात m गुणा b की घात m बराबर a गुणा b। इसका ब्रैकेट बंद कर दिया, और घात हमारी समान है तो हमने एक बार इसमें घात लगा दी। दूसरा था पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं में भाग करने पर आधार में भाग करके घात वही रहती है, यानी a है और b हमारे दोनों आधार हैं और m हमारी घातें हैं, तो हम इन दोनों में भाग कर देते हैं।
इसको लिख देते हैं a बटे b, और इसमें हम ब्रैकेट में बंद करके इसको हम एक बार घात लगा देते हैं m। क्लियर? अब आइए हम आगे देखते हैं। दूसरा आया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। हमें ये जानना है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है और एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। इस परिभाषा पे आप ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, यानी अगर हम उन दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं तो एक दूसरे का गुणा कर देते हैं तो हमारा जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आएगा? एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। हमने यहाँ पे एक परिमेय संख्या ली है a। परिमेय संख्या क्या है हमारी? a का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात हमें करना है। तो इसके आधार पर आप देखिए, समीकरण के रूप में करके हम इसे हल करते हैं। हमारी एक संख्या है a और इसने कहा है कि अगर हम इसे जिस संख्या से गुणा करेंगे उसका उत्तर हमारा 1 आना चाहिए। माना हमने a को गुणा करा x से, तो हमारा उत्तर आ गया 1। पिछली कक्षाओं में आपने इनको हल करना सीखा है विलोपन विधि से। a को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ a से भाग करनी पड़ेगी और हमें बराबर के दूसरी तरफ भी हमें a से भाग करना पड़ेगा। तो हम इस दोनों तरफ a से भाग कर देते हैं। यहाँ भी हमने लिख दिया a और इधर भी हमने लिख दिया a। यहाँ हो गया आपका a बटे a से a आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा x बराबर 1/a। क्लियर हो गया? यानी कि a का गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 1/a। क्लियर? अब हम देखते हैं बड़ी तथा छोटी संख्याओं को घातों में प्रकट करना। ये हमारी बड़ी संख्या है और छोटी संख्याओं को हम घातों के रूप में कैसे प्रकट करते हैं। पहले हम इस संख्याओं पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये है हमारा 54 और हमने इसको लिखा है 5.4 इंटू 10 बराबर 5.4 इंटू 10 टू द पावर 1। और अगर हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 54 बराबर 5.4 गुणा 10 बराबर 5.4 गुणा 10 की घात 1। इसी क्रम में हम दूसरी संख्या पर आते हैं। ये है हमारा 540। 540 को भी हमने लिखा है 5.4 गुणा 100 बराबर 5.4 गुणा 10 की घात 2। फिर हमारी संख्या और बड़ी हो गई, लेकिन इसमें भी हमने लिखा है 5.4 गुणा 1000 बराबर 5.4 गुणा 10 की घात 3। और इसके नीचे वाली संख्या देखिए, ये है हमारी 54,000। इसको हमने लिखा 5.4 गुणा, इसको हमने 10,000 से गुणा किया 5.4 गुणा 10 की घात 4। अब इसके नीचे वाली संख्या देखिए, ये संख्याएं थी 54,540 इस क्रम में, लेकिन ये 0 दशमलव से शुरू होने वाली सारी संख्याएं हैं। 0.54 बराबर 5.4 गुणा 1/10 बराबर 5.4 गुणा 10 की घात -1। दूसरी संख्या आई 0.054 बराबर 5.4 गुणा 1/100 बराबर 5.4 गुणा 10 की घात -2। तीसरी संख्या आई 0.0054 बराबर 5.4 गुणा 1/1000 और इसको लिखा हमने 5.4 गुणा 10 की घात -3। और चौथी संख्या आई 0.00054 बराबर 5.4 गुणा 1/10,000 लिख के, और हमने इसको लिख दिया 5.4 गुणा 10 की घात -4। इन संख्याओं में इतनी सारी संख्याएं हमने पढ़ ली, इनमें क्या समानता है आप यहाँ पर देखिए। ये सारी संख्याएं एक अंक के बाद सब में दशमलव लगा हुआ है। ये यहाँ पर भी सब में एक अंक के बाद दशमलव है, और ये जो 0 दशमलव से शुरू होने वाली थी यहाँ पर भी सब में एक अंक के बाद दशमलव लगा है। और इन सारी संख्याओं को हमने 10 की घातों के रूप में लिखा हुआ है।
तो ये कौन सी विधि है जिसको कि हम इस तरीके से लिखते हैं? अगर हम किसी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में लिखते हैं और उसे 10 की घातों के रूप में प्रकट करते हैं तो ये इसका मानक रूप कहलाता है। लेकिन इसमें एक जो मुख्य बात है, विशेष जो ध्यान रखने की है, 1 से 10 के बीच की संख्या तो हम रखते हैं, लेकिन इसमें 1 शामिल है, 10 शामिल नहीं है। यानी इकाई का एक ही अंक रहेगा और दहाई का अंक शामिल नहीं होगा। तो सब में क्या है, 1 शामिल है लेकिन 10 शामिल नहीं है। अगर 10 शामिल होता तो हम इसको 54 लिख सकते थे। तो मानक रूप की परिभाषा ये हो गई कि किसी भी बड़ी संख्या को या किसी भी संख्या को हम 1 और 10 के बीच की संख्या के रूप में और उसकी घात के रूप में लिखते हैं, जिसमें 1 तो शामिल है लेकिन 10 शामिल नहीं है। और इसी आधार पर हमारी ये सारी संख्याएं लिखी गई हैं। ये है हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इसे हमें लिखना है घातांक के रूप में। तो घातांक के द्वारा हम कैसे करेंगे? घातांक के द्वारा हल करने के लिए इसे हमें लिखना पड़ेगा मानक रूप में। किसमें लिखना है? मानक रूप में। वो अभी मैंने आपको बताया है कि मानक रूप में लिखने के लिए किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की संख्या में लिखना है, लेकिन उसे हमें 10 के रूप में नहीं लिखना है। यानी कि जो हमारा दशमलव लगेगा वो कहाँ लगेगा? 5 के बाद यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर लगाने के लिए दशमलव कब आएगा? जब हम इतनी बड़ी संख्या से उसमें उतने हजार से भाग, जो है उतनी जीरो वाली संख्या से भाग करेंगे। तो इसमें कितने हो गए, गिनिए जरा। 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 छंग 18 19 20 21 22 23 24। तो हम इसको भाग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 जीरो वाली संख्या से हम इसे भाग करेंगे। क्या केवल हम इसमें भाग करेंगे? अगर हम केवल इसमें भाग करेंगे तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। जब हम किसी संख्या में भाग करते हैं तो हमें उसके ऊपर उसी संख्या से गुणा भी करनी होती है। क्यों? जिससे उसका मान परिवर्तन ना हो। तो इस इतनी ही संख्या को हम इसमें ऊपर भी लिखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और इसके आगे हमारी ये वाली संख्या लिखी जाएगी। तो हमारा उत्तर आ जाएगा फिर आपका 5.976 लिख के गुणा 10 की घात। इससे हमने इसमें भाग किया तो दशमलव लग गया। और ये जो हमारे जीरो हैं ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे? ये सारे किस में आ जाएंगे? 10 की घात के रूप में। तो हमारा जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसको हमने घातांक के रूप में लिख दिया, जिसको हम पढ़ भी आसानी से सकते हैं और लिख भी आसानी से सकते हैं। और यही हमारा किसी बड़ी संख्या को मानक रूप में व्यक्त करने का नियम है। अब यह है हमारा बड़ी और छोटी संख्याओं की आपस में तुलना करना। सूर्य का व्यास 1.4 × 10⁹ मीटर, पृथ्वी का व्यास 1.2756 × 10⁷ मीटर है। और इनकी हमें आपस में तुलना करनी है। तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं? जो सूर्य का व्यास और पृथ्वी के व्यास को बटे में लिखते हैं, आपस में इनका अनुपात ले लेते हैं। और अनुपात लेने पर इसकी घात है 9 और पृथ्वी के व्यास का जो घात है वो है 7। तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम इनकी आपस में तुलना करते हैं, अगर हम 7 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस होके 9 में से 7 घट जाती है और ये बचेगा हमारा 10 की घात 2। और 10 की घात 2 बराबर हमारा हो गया 100 के बराबर। तो हम इसको लमसम लगभग के रूप में अगर हम इनकी तुलना करते हैं तो इसमें दोनों में कितने गुना का डिफरेंस आता है? 100 गुना का अंतर आता है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारे सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 100 गुना है।
ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी सारी बात। अब हमने देखा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। एक ही तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था, एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं में गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं और इसे हमने संकेत के रूप में यहाँ पर व्यक्त किया था। दूसरा था एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं में भाग करने पर घातें घट जाती हैं। और तीसरा था हमारा घात वाली संख्या में घातों में आपस में गुणा हो जाती है। और चौथा पॉइंट सीखा था पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं में गुणा करने पर आधार में गुणा करके घात हमारी वही रहती है। और पांचवा पॉइंट था पृथक आधार, यानी हमारे आधार क्या है इसमें अलग अलग है, किंतु समान घातांक वाली संख्याओं में भाग करने पर आधार में भाग करते हैं और फिर हमारी घात वही रहती है और इसे हमने संकेत के रूप में पहले भी आपको व्यक्त करना बता दिया है। छठा था हमारा ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि अगर हम उन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर जो है 1 आना चाहिए, तो वो संख्याएं दोनों आपस में एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। फिर है हमारा किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या जिसमें 1 तो सम्मिलित है परंतु 10 सम्मिलित नहीं है और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्या के इस रूप को उसका मानक रूप कहते हैं। और इसी आधार पर हमने आपको पृथ्वी के द्रव्यमान को मानक रूप में लिखकर दिखाया था। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी आधार पर हम कुछ प्रश्न लेते हैं और इनको हल कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला सवाल था 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 8। अब हमको सीधे डायरेक्ट सूत्र पता है और सूत्र में हमें ये पता है कि गुणा करने में घातें हमारी आपस में जुड़ जाती है, तो हमें इतना लंबा सारा प्रोसीजर करने की अब जरूरत नहीं है इस छोटे सवाल के लिए। इस सवाल में क्या होगा, आधार हमारा वही है तो हम इसे लिख सकते हैं 3, ब्रैकेट में आ गया 7 + 8। तो घातों को हमने आपस में जोड़ दिया तो ये हमारा उत्तर आ गया आपका 3 की घात 8 और 7 15। ये हमारा इसका आंसर हो गया। एग्जाम में भी इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें फिर टाइम वेस्ट ना करके उनको हम घातांक के नियम लगाकर फटाफट कर सकते हैं। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 और इसमें भाग भी हो रही है और 6 की घात 5। इस सवाल में इसको आप ध्यान से देखिएगा, गुणा भी हो रही है और भाग भी हो रही है। जब हमारे सवाल में जोड़ घटाना गुणा भाग इस तरह की क्रियाएं होती हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, फिर गुणा की करते हैं, फिर जोड़ की करते हैं, फिर भाग गुणा जोड़ घटाना करते हैं। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, भाग, और ये हम सीख चुके हैं कि भाग करने पर घातें घटती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें भाग करेंगे। तो ये आ गया आपका 6 की घात 4 गुणा 6 और डायरेक्ट कर लेंगे इसको 2 - 5। तो ये हमारा उत्तर आएगा 6 की घात 4 इंटू 6 की घात कितनी आ जाएगी, यहाँ पर इसमें जो है 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हमारा उत्तर आएगा -3, क्योंकि यहाँ 2 में से 5 नहीं घट रहा है, यहाँ घट रहा है 5 में से 2, इसलिए हम 5 की संख्या बड़ी है तो उत्तर हमारा माइनस में आता है। अब ये दोनों आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। हम इसे लिखेंगे 4 प्लस ब्रैकेट में -3, फिर इसे हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 4 - 3 बराबर 6 की घात 1 बराबर हमारा उत्तर होगा 6। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हमारा आ गया 6। क्लियर हो गया। इसके बाद है हमारी संख्या 62 और इसके पीछे जीरो हैं 2 4 और 3 7 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसे हम मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए हमारा दशमलव आएगा 6 के बाद 6.2
और 10 की घात के रूप में कितनी संख्या आ जाएंगी, जितने इसके पीछे जीरो और जितनी भी गिनती बची है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 10 की घात 8। क्लियर हो गया। तो ये तीनों सवाल हमारे हो गए। पहले में हमारा जोड़ हो गया। इस सवाल को आप विशेष ध्यान रखिएगा। मानक रूप में आपको याद है कि एक अंक के बाद आपको दशमलव लगा के आप इस सवाल को कर सकते हैं। धन्यवाद।